अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब सर लगातार बैठना पड़ रहा है, सर ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है सर, देखनी भी तो पड़ रही है। भाई बैठना तो पड़ेगा, आप चाहे 2 बार में वीडियो देखो, 3 बार में देखो। अब जब आप पूरे 6 महीने मौज कर लिए ना, तो बेटे अब थोड़ा सा अगर सेक्रीफाइस कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। जैसे बच्चा आप लोगों को पता है सितंबर एग्जाम्स आ गए हैं, या कई स्कूल में शुरू हो भी चुके हैं और कई स्कूल में शुरू होने वाले भी हैं। अब बच्चों को टेंशन होने लगी है कि अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अभी तक तो 4 महीने 6 महीने जितने भी दिन स्कूल लगा है बड़ी मौज कर ली है, इधर घूम उधर घूम, यहाँ जा वहां जा, पढ़ाई आज कर लेंगे कल कर लेंगे, भाई कल से शुरू कर लेंगे, आज से शुरू कर लेंगे। अब तो बात आ गई है बिल्कुल नाक के ऊपर कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब जब बच्चे कॉपी उठाते हैं या बुक उठाते हैं, उनको कहते हैं कि अरे पढ़ना क्या है, अरे पढ़ना क्या है, तो ये क्या कैसे करेंगे, अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर ने लिखवा तो रखा है इंपॉर्टेंट है, बट ये पढ़ूं कैसे, मुझे तो आता ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अब टेंशन होने लग गई है। तो इसी टेंशन को दूर करने के लिए आप क्या आशीष सर आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो टर्म 1 के चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। लगभग 99% यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचर की नजरों में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल टॉप पे रहते ही रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन तो पक्का बच्चों को आना ही चाहिए। ठीक है ना। तो आज मैं अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ वो 30 क्वेश्चंस ही करवाऊंगा जो टर्म 1 के मैथ्स के चैप्टर में पूछे जाते हैं। ये नहीं कहूंगा कि ये ही पूछे जाएंगे, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मैं उनमें से कुछ हैंड पिक क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बच्चों को जरूर तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चंस बाकी भी तैयार करें, पर ये क्वेश्चन तो जरूर और जरूर पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब नहीं पढ़ोगे बच्चों, बस फिर तो अब इसके बाद तो फिर बिल्कुल टाटा बाय बाय हो जाएगा तुम्हारा। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि चैप्टर जो कौन कौन से टर्म 1 में पूछे जाते हैं, जनरली जो पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। रियल नंबर जरूर पूछा जाएगा, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करवा देते हैं, और इधर से प्रोबेबिलिटी करवा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आते हैं। बाकी और स्कूल्स में भी और दूसरे चैप्टर करवाते होंगे, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक स्टैटिस्टिक्स, इनके भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बट उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ इन 7 चैप्टर में से टॉप 30 क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, इन्हीं को देखेंगे, रिवीजन भी हो जाएगी, साथ साथ क्वेश्चन भी हमें पता लग जाएंगे। सबसे पहले बात करूंगा चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर 1 नंबर 1 में आपको याद करें कि आपको क्या करना होता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, और एचसीएफ एलसीएम निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इनमें इन तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। अब नंबर 2 भी हो सकते हैं और नंबर वो 3 भी हो सकते हैं, तरीका दोनों का सेम रहता है। अब ये 3 नंबर दिए हैं, इनका मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। निकाल लेते हैं। 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 3, 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 1, ये 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 36, 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 18, 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 9, 3 पे डिवाइड करेंगे 3, और 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, प्राइम फैक्टर बना लिया। अब 6 को मैंने लिखा 2 × 3, या फिर इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 72 को लिखा 2 × 2 × 2 × 3 × 3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 2 3 बार है तो 3 2 बार है।
120 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। अब याद करें जब हम एचसीएफ लेते हैं तो हम कॉमन लेते हैं, तीनों में से कॉमन आना चाहिए। अगर 2 नंबर होता है तो दोनों में से कॉमन आना चाहिए। अब 3 है तो 3 में मैं देख रहा हूं कि ये जो 2 है वो तीनों में दिख रहा है, तो एक तो 2 आ गया यहां पर। और क्या चीज कॉमन है, ये 3 भी कॉमन लग रहा है मुझे, ये भी तीनों में आ रहा है, तो एक 3 भी ले लेते हैं। और तो कुछ नहीं है जो तीनों में आ रहा हूं, और कुछ भी नहीं है, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। एक आंसर तो ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। और जब एलसीएम निकालते हो, एलसीएम में आप क्या करते हो, आप ये देख लो कि किसकी पावर सबसे ज्यादा है। एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं, एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। इसमें कॉमन पे मत जाओ, इसमें आप ये समझो कि एलसीएम के अंदर बड़ी पावर कौन सी है। बड़ी पावर जैसे यहां 2 की पावर कितनी है 1, यहां 2 की पावर कितनी है 3, यहां 2 की पावर कितनी है 3, बड़ी पावर कितनी है 3, तो आप एलसीएम के अंदर क्या लोगे 2 की पावर 3, ठीक है। अब 3 यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है, तो 3 की पावर 2 लिख लिया, ठीक है। अब 5 यहाँ पर है और तो कहीं नहीं है, तो 5 की बड़ी पावर कितनी है 1, बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 के टेबल में आएगा 8 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 जा 40 और 40 को 9 से करेंगे तो 360, ये आपका एलसीएम। तो ये बात ध्यान रखनी, जब एचसीएफ लोगे तो कॉमन ले लो या छोटी पावर ले लो। जैसे यहाँ पे छोटी पावर 1 थी, 2 की 1 ले लिया, 3 की छोटी पावर कितनी थी 1, यहाँ 2, यहाँ 1, छोटी पावर कितनी है 1, 5 तो बड़ी पावर है 1, यहाँ नहीं है 5, तो यहाँ 5 की पावर कितनी होगी 0, तो वो लेने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया आपके पास 6। एलसीएम जब लेते हो तो बड़ी पावर लेते हो, तो बड़ी पावर आपने 2 की बड़ी पावर ले ली 3, 3 की बड़ी पावर ले ली 2, 5 की बड़ी पावर ले ली 1, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक बात। चलो आगे, ये तो पहला क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछते हैं जरूर। यहां पे बोला है इफ एक्स ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। अभी मैंने बताया एचसीएफ क्या होती है, छोटी पावर लेनी होती है। यहां x की पावर कितनी है 3, यहां x की पावर कितनी है 1, तो छोटी पावर कितनी है 1, तो x एक बार लेना है। y की यहां पावर कितनी है 2, यहां पावर कितनी है 3, और एचसीएफ में तो छोटी पावर लेते हैं, तो पावर क्या लोगे 2, तो एचसीएफ आ गया एक्स वाई स्क्वायर, छोटी पावर, एचसीएफ के अंदर छोटी पावर। और जब एलसीएम निकालोगे तो बड़ी पावर, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो बड़ी पावर कितनी आएगी 3 आएगी। यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 3 है, तो बड़ी पावर कितनी है 3, तो मैं ले लूंगा x क्यूब वाई क्यूब, यही मेरा आंसर आ गया। बस इतना सी बात ध्यान रखनी, ठीक है। अगला पार्ट भी ऐसा ही है, a इज इक्वल टू दे रखा है 2 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर 4, और b दे रखा है 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ में तो छोटी पावर देखते हैं, 2 की 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो छोटी पावर कितनी है 2 है। 3 की छोटी पावर कितनी है 2 है। 5 की छोटी पावर कितनी है 1 है। बस इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जा 20, 20 को 9 से करेंगे तो 180, एचसीएफ तो आ गया आपका 180 आ गया। और जब एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम के अंदर तो बड़ी पावर लेनी है, यहाँ 2 की बड़ी पावर कितनी है 3, यहाँ 3 की बड़ी पावर कितनी है वो भी 3, यहाँ 5 की बड़ी पावर कितनी है 4, बस इनको हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, 5 की पावर 4 करेंगे तो 625, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। तो ऐसे ही निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल पेपर में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। फटाफट नोट करते रहे इसको, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखने के मार्क्स है, लिखना पड़ेगा तो ही नंबर मिलेंगे। अब लिखना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते पहले क्या है,
ये 3 क्वेश्चन है एक जैसे तीनों। यहां लिखा है चेक करो कि 6 रेज टू द पावर n क्या कभी 0 से एंड होगा। यानी अगर मैं 6 की पावर में 1 रखूं तो 6 आएगा, अगर पावर में 2 रखूंगा तो 36 आएगा, लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर मैं 3 रखूंगा तो ये 216 आएगा, लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं n की जगह पर 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर रखता हूं तो क्या कभी ये 0 से खत्म होगा। ये चेक करना है, आपको बताना है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, लिखना क्या है आपको, वो इंपॉर्टेंट है। लिखना क्या है, इफ 6 raised to the power n has to end with digit 0, अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है then their prime factors should have 2 and 5 both, उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए अगर मुझे लास्ट में 0 चाहिए। अब अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर बना के देखता हूं तो ये तो 2 × 3 बनेगा, इसमें 2 तो आ गया पर इसमें तो 5 आया ही नहीं। यहां पे लिखोगे बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised to the power n has only 2 but do not have 5, but 5 नहीं है। hence 6 raised to the power n never ends with digit 0, कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। यही मुझे लिखना है। किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ लें, अगर आपसे 4 की पावर n पूछ लें तो आपको 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या निकाल लोगे, 2 × 2। इसमें भी 2 आ रहा है पर इसमें 5 नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये भी कभी 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उसमें पूछ रहे हैं कि लास्ट में डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अब एक और पार्ट यहां पे लिखा हुआ है कि चेक करो कि ये जो है कभी लास्ट में डिजिट 5 आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब है ये 5 तभी आ सकता है जब प्राइम फैक्टर में 5 आएगा, प्राइम फैक्टर में 5 आएगा तभी तो लास्ट में एंड 5 से होगा। पर जब मैं 6 raised to the power n के प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो यहां पे तो 2 × 3 आ रहा है, इसमें तो 5 आ ही नहीं रहा, इसमें तो 5 आ ही नहीं रहा। बस आप फिर यहां लिख दोगे if 6 raised to the power n has to end with digit 5 then their prime factor should have 5 at least, कम से कम 5 तो होना ही चाहिए। तो जब मैंने देखा कि इसके प्राइम फैक्टर में तो 5 आया ही नहीं, इसके प्राइम फैक्टर में तो 5 आया ही नहीं, तो आप बोलोगे बट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस डू नॉट हैव 5 hence it will never end with digit 5। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, ठीक बात। अगर 0 करनी है तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए, अगर सिर्फ 5 चाहिए तो 5 तो प्राइम फैक्टर में होना ही चाहिए, जो इसमें नहीं था, ठीक है। इस तरह से लिख के आओगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ सिंपल लिखाओगे नहीं भी नहीं होता तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नोट करें जरूर इसको। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट है एक्चुअली बुक में, एक पार्ट करके मैं दिखा देता हूं। यहां पे पूछा गया है एक्सप्लेन करो कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर बच्चों क्या होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में जाते हैं और 1 की टेबल में जाते हैं बस, और किसी की टेबल में नहीं जाते, यानी उसके कितने फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो 2 से ज्यादा की टेबल में चले जाते हैं, अपनी टेबल में जाएंगे, 1 के टेबल में जाएंगे, इसके अलावा किसी और की टेबल पे भी चले जाते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो मुझे यही बताना है कि इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, यही तो बताना है। करते हैं शुरू, कैसे करेंगे इसको। या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, उसमें 13 ऐड कर लो, सॉल्व कर लो इसको,
या मैं क्या करता हूं, इसमें से 13 कॉमन ले लेता हूं, यहां से 13 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, यहां से 13 कॉमन लेंगे कितना बचेगा 1, 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 और ये प्लस का 1 ऐड कर लेंगे, ये 78 आ गया, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 जा ये टोटल आएगा 1014। मैंने सोल्व कर लिया। या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके 13 ऐड कर लो या 13 कॉमन ले लो, इसको सोल्व कर लो, इतना आ गया। अब मुझे ये देखना कि ये किस किस की टेबल में आता है, मुझे 2 से ज्यादा दिखाने हैं बस। अब देखो जी, फैक्टर्स ऑफ 1014 ये किस किस की टेबल में जाएगा, देखो ये 1 की टेबल में जाएगा, अपनी टेबल में भी जाएगा, लास्ट में 4 आ रहा है तो ये पक्का 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और यहां देख रहे हो ये 13 भी आए थे इसके फैक्टर में, तो ये 13 पे भी डिवाइड होगा, और पे भी हो सकता है। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो कंपोजिट नंबर बताना है। कंपोजिट नंबर में सिर्फ 3 फैक्टर बता दो, 4 बता दो, 2 से ज्यादा बताने हैं। तो मैंने तो यहाँ पे कितने फैक्टर बता दिए, मोर देन 2 बता दिए। यहां पे लिख दोगे एज 1014 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर हमें से 2 से ज्यादा मिल गए, हेंस 1014 इज अ कंपोजिट नंबर। सॉल्व करना है और फैक्टर बताने हैं। 1 और वो नंबर खुद वो तो होगा ही होगा, इसके अलावा एक नंबर और ढूंढ लो, वो उसके टेबल पे डिवाइड होगा, तो ये कंपोजिट नंबर आएगा ही आएगा। बस इतना से करना अपने क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे, चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारी मिल सकती हैं आपको, बहुत सारी बुक्स के अंदर भी है। एनसीईआरटी की पुरानी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी। शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number of बर्फी। हर स्टैक में वो सेम नंबर ऑफ बर्फी लगाना चाहता है, यानी इतनी बर्फियों को वो स्टैक में लगाना चाहता है ताकि हर स्टैक में बराबर बराबर बर्फियां आए। ठीक है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। ट्रे का कम से कम एरिया ले। अब ट्रे का कम से कम एरिया कब आएगा, जब हर स्टैक में मैं ज्यादा से ज्यादा बर्फियां लूंगा, तो ट्रे का कम से कम एरिया तो तभी आएगा। यानी हर स्टैक में ज्यादा से ज्यादा कितनी बर्फियां आएंगी जो हर स्टैक में बराबर हो और ज्यादा से ज्यादा बर्फियां हो, ये बताना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टैक, यहां पे स्टैक आना चाहिए था, नंबर ऑफ स्टैक, नंबर ऑफ बर्फी, सॉरी, नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो जैसे ये बोल रहे हैं, अब यहां पे एक बड़ी अच्छी ट्रिक है। आप बच्चों कहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा सर एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। आप ये सोचो कि आपका जो आंसर आएगा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो मेरा आंसर आएगा वो इससे बड़ा आएगा या इससे छोटा आएगा। अब मुझे 420 बर्फियों को स्टैक में लगाना है, क्या मैं 420 से ज्यादा स्टैक लगा सकता हूं? मेरे पास बर्फियां ही 420 है, 130 काजू बर्फी है, क्या मैं इससे बड़ा स्टैक लगाऊंगा बर्फियों का? इससे तो छोटे लगाऊंगा। अगर तो मेरा आंसर इन नंबर से छोटा आएगा तो मुझे एचसीएफ निकालना है, अगर मेरा आंसर इनसे बड़ा आएगा तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। ये बात ध्यान रखनी है। अगर आंसर, लिख देता हूं यहां पर, आप भी लिख लेना, अगर आपका आंसर गिवन नंबर से छोटा आएगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और अगर आपका आंसर गिवन नंबर से बड़ा आएगा तो आपको एलसीएम निकालना है। अगर बड़ा आएगा तो एलसीएम निकालना है। अब सोचो 420 बर्फियों को मुझे स्टैक में लगाना है, मैं 420 से ज्यादा स्टैक लगा सकता हूं क्या? नहीं लगा सकता। हर स्टैक में एक एक बर्फी भी रखूंगा तो 420 बनेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता आंसर।
तो आपको क्या निकालना है इसमें, HCF। क्या निकालना है मुझे, HCF। तो मैं 420 और 130 का क्या निकाल दूंगा, HCF। डिवाइड कर लेते हैं, 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 210, 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 105, ये 3 के टेबल में जाएगा 35, 5 के टेबल में जाएगा 7, 7 के टेबल में जाएगा तो 1। ये 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 65, 5 के टेबल में डिवाइड करेंगे 13, 13 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो 1। तो 420 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और 130 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30। ठीक है जी। HCF निकालना है तो HCF के लिए क्या लेते हैं हम लोग, कॉमन। यहां से कॉमन कितना आ गया, 2, यहां से 5 भी कॉमन आ रहा है तो ये 5 भी आ गया, और तो कुछ दोनों में कॉमन आ नहीं रहा, तो HCF कितना आ गया, 10। इसका मतलब हर स्टैक में मुझे कितनी बर्फी लगानी पड़ेंगी, 10-10 की बर्फी लगानी पड़ेगी। हेंस नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, हर स्टैक में कितनी बर्फी आएंगी, 10 बर्फी आएंगी। ठीक है, 10 बर्फी आएंगी। अब 10 का, अब ये लगा लो कि 420 बर्फियों को 10-10 के स्टैक में लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, इससे ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ जी अगर 10-10 के स्टैक में लगा सकते हैं तो स्टैक्स बताओ कितने बनेंगे। अब सोचो 420 बर्फी को 10-10 के स्टैक में लगाऊंगा तो कितने स्टैक बनेंगे, 420 बर्फी को 10-10 के स्टैक में लगाऊंगा तो कितने स्टैक बनेंगे, 42 बनेंगे। और 130 बादाम बर्फी को भी मैं 10-10 के स्टैक में लगाऊंगा तो इसके कितने स्टैक बनेंगे, 13। तो टोटल कितने स्टैक आ जाएंगे, 55। तो अगर आपसे पूछ ले स्टैक्स भी बताओ तो फिर आपको क्या करना है, इस नंबर को HCF से डिवाइड कर देना है। ये वाला स्टैक तो काजू बर्फी का आ गया और ये वाला स्टैक इसका आ गया बादाम बर्फी का। HCF ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो इसको डिवाइड कर लो 10 से, इसको डिवाइड कर लो 10 से, ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। ठीक बात, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा। हाँ, अब देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 bells commence tolling together। commence होता है मतलब स्टार्ट होना, शुरू होना, tolling together at toll at intervals of 6, 10 and 12 minute। 3 बेल है, पहली बेल तो 6 मिनट के बाद बजती है, दूसरी बेल 10 मिनट के बाद बजती है और तीसरी बेल 12 मिनट के बाद बजती है। अगर वो तीनों इकट्ठा 8 बजे, सुबह 8 बजे इकट्ठा बजती है, अगली बार वो दोबारा कितने बजे बजेंगी, कितने बजे बजेंगी। यहां पे समझो अगर ये बेल वाला क्वेश्चन आ जाए, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आ जाए, वॉकिंग करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना आपको एलसीएम निकालना है। कोई भी शेड्यूल से लेकर क्वेश्चन जाते हैं तो एलसीएम निकालना है। या फिर जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक में बताया था आप सोचो कि आपका आंसर इससे छोटा आएगा या इससे बड़ा आएगा। अगर आंसर छोटा आ रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना है, अगर आपका आंसर इससे बड़ा आएगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब सोच के चलते हो कि अगर एक बेल 6 मिनट के बाद बजती है, एक बेल 10 मिनट के बाद बजती है, एक बेल 12 मिनट के बाद बजती है, तो क्या ये तीनों बेल इकट्ठे 6 मिनट से पहले बज सकती हैं? क्या 5 मिनट में तीनों बेल बज सकती हैं? नहीं बज सकती। ये 6 मिनट के बाद बजते हैं, ये 10 मिनट के बाद बजते हैं, ये 12 मिनट के बाद। तो मेरा आंसर इनसे छोटा तो नहीं हो सकता। अगली बार बजेंगी तो ये 6 के बाद ही कभी बजेंगी, तो आपका आंसर जो आएगा इन नंबर से बड़ा तो आएगा ना। और जब नंबर का आंसर बड़ा आता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, 10 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और 12 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 के टेबल में डिवाइड करेंगे 3, 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे 1, 2 के टेबल में ये 5, 5 के टेबल में ये 1।
2 के टेबल के अंदर 6, 2 के टेबल में ये 3 पे, 3 के टेबल में ये 1 पे। तो 6 को मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 3। 10 को मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 5। 12 को हमने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। एलसीएम, जब एलसीएम निकालते हैं तो हम तो बड़ी पावर लिया करते हैं। यहां 2 की पावर कितनी है, 1। यहां 2 की पावर कितनी है, 1। यहां 2 की पावर कितनी है, 2। तो बड़ी पावर लेंगे, बड़ी पावर ही लेंगे। यहां 3 की पावर कितनी है, 1। यहां है ही नहीं, यहां 3 की पावर कितनी है, 1। तो 3 ही लूंगा मैं, जहां नहीं है तो वहां नहीं है। यहां 5 भी है, 5 की बड़ी पावर 1 ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो 5 की बड़ी पावर कितनी है, 1 ही है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यानी ये तीनों बेल इकट्ठा कब बजने वाली है, 60 मिनट के बाद बजने वाली है। अब देखो आपका आंसर इनसे बड़ा ही आया, 60 मिनट के बाद बजेंगी। तो अगर ये बेल 8 बजे इकट्ठे बजती हैं तो अगली बेल ये 60 मिनट के बाद यानी 1 घंटे के बाद बजेंगी। तो आपको आंसर लिखना है, दे विल टोल टुगेदर एट 9 AM। कितने बजे, 9 AM। 60 मिनट में 1 घंटा ही होता है, तो 1 घंटे के बाद बजेंगी। 8 बजे बजी हैं तो 8 में 1 घंटा ऐड कर दो, 9 बजे वो बजने वाली है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कहता है क्वेश्चन, और देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन तो यूं समझ लो पक्का आना ही आना है, पक्का आना ही आना है। इसका तरीका देख लो कैसे सोल्व करना है। √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आपको एक ही तरीके से सोल्व करना है, ये मैं अलग बताऊंगा। इसको सोल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। 3 नंबर का जरूर 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 आना ही आना है। क्या लिखना है, लिखने के नंबर है। आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है जो √3 है वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब कोई भी रैशनल नंबर अगर होगा तो उसको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स होने जरूरी है। को प्राइम इंटीजर मतलब कि ये दोनों नंबर 1 के अलावा किसी के टेबल पे कटते नहीं है। अगर मैं कॉमनली काटूंगा तो 1 के ज्यादा अलावा किसी के टेबल पे कटते नहीं है। जैसे 8 और 9, क्या ये 8 और 9 अगर मैं इसको काटने लगूंगा सेम नंबर पर, क्या ये 1 के अलावा किसी के टेबल पे कटेंगे, नहीं कटेंगे। तो इनको बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स। ये को प्राइम इंटीजर, अगर ये रैशनल है तो ये को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये लाइन लिखनी है, ये पॉइंट जरूर लिखना है। अब अगले टर्म में, अगली स्टेप में क्या करना है मुझे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे p², इसका स्क्वायर करेंगे q²। ये q² इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये p² इज इक्वल टू आ गया 3q²। कितना आ गया, p² इज इक्वल टू 3q²। अब यहाँ p² की जो वैल्यू है उसमें 3 आ गया। इसका मतलब अब अगर इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि जो 3 है वो डिवाइड करेगा p² को। भाई इसकी, अगर इसकी वैल्यू में 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है तो ये पक्का p² इस 3 से डिवाइड पक्का होगा ही होगा। एग्जांपल से बता देता हूं, अगर मैं बोलता हूं 12 के मैंने प्राइम फैक्टर बनाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अब यहाँ पे 3 आ रहा है, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है तो क्या 12 के टेबल में 12 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, आएगा। अगर यहाँ प्राइम फैक्टर में 3 आ रहा है तो 12 इस 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही p² की वैल्यू में अगर यहाँ 3 आ रहा है तो मैं कहूंगा p² जो है वो 3 से डिवाइड होगा। अगर 3 p से डिवाइड होगा तो 3 पक्का डिवाइड करेगा p को भी करेगा। ये भी रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर।
अगर ये 3p² को डिवाइड करता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये 3p² को डिवाइड कर रहा है तो 3p को भी डिवाइड करेगा, 3p को भी डिवाइड करेगा। और अगर 3p को डिवाइड करेगा तो मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। अगर 3p को डिवाइड करेगा तो कुछ मल्टीप्लाई में तो आएगा ही आएगा। अगर 12 को डिवाइड करेगा तो कुछ यहां आंसर तो आएगा ही आएगा, यहां आंसर तो आएगा ही आएगा। तो 3 अगर p को डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में तो आएगा ही। तो p कितना आ गया, 3a के बराबर आ गया, आ गया, आ गया। ये वैल्यू हमने क्या करनी है, यहां इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, क्या आएगा, लिखना पड़ेगा, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां रख देते हैं। p की जगह रखना है, तो p की जगह रखेंगे तो 3a का स्क्वायर आ गया और इक्वल टू में क्या है मेरे पास, 3q²। ये बन गया 9a² इक्वल टू 3q²। ये 3 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, ये डिवाइड हो गया, कट कर दिया, तो q² इज इक्वल टू आ गया 3a²। यहां पे आ गया था p² इज इक्वल टू 3q², यहां पे आ गया q² इज इक्वल टू 3a²। अब इस q² की वैल्यू में 3 आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि जो 3 है वो डिवाइड कर रहा है q² को, और अगर q² को करेगा तो ये 3 q को भी डिवाइड करेगा, जैसे यहां पे क्या था, रिजल्ट है हमारे पास। अगर कोई प्राइम नंबर q² को डिवाइड करेगा तो वही प्राइम नंबर उस q को भी डिवाइड करेगा। अब यहां पे पॉइंट समझना, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये √3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। रैशनल है तो ये नंबर कौन से थे, को-प्राइम थे, यानी 1 के अलावा किसी के टेबल पे डिवाइड नहीं होते थे। बट मैंने जो प्रूव किया उसमें तो मैंने नोट किया कि जो 3 है वो भी p को डिवाइड कर रहे हैं और 3 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहे हैं। मैंने तो कहा था ये को-प्राइम है, 1 के अलावा किसी के टेबल पे कटते नहीं है, ये तो 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये को-प्राइम नंबर है कि नहीं है, नहीं है। मैंने बोला था कि 1 से के अलावा किसी के टेबल पे नहीं कटते, ये तो 3 के टेबल पे कटते हैं, इसका मतलब ये को-प्राइम नंबर नहीं है। हेंस p and q both are not co-prime integer, not co-prime integer, ये co-prime integers नहीं है। और अगर ये co-prime integer नहीं है so our assumption is wrong, ये रैशनल नंबर भी नहीं है। assumption जो हमने लेट किया था कि ये रैशनल है वो गलत है, हेंस √3 रैशनल नहीं है। कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। जब ये को-प्राइम ही नहीं है फिर ये रैशनल भी नहीं है, इसका मतलब ये इरैशनल नंबर है। ये पक्का पेपर में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक बात, ठीक है, पक्का आएगा। चलो आगे बढ़ूं। वो वाला क्वेश्चन भी अगर आ जाए पेपर में तो कैसे करोगे, वो थोड़े से बस वर्डिंग में चेंज करना पड़ेगा आपको। हल्का सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसमें भी लेट करना है कि 6 + 2√2 ये भी एक इरैशनल नंबर है। सॉरी, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर हमने लेट कर लिया। अगर ये रैशनल है तो क्या मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, लिखना पड़ेगा वेयर p and q आर को-प्राइम इंटीजर्स, को-प्राइम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, लिखना पड़ेगा। अब यहां स्क्वेयरिंग नहीं करना, अगर सिंगल नंबर है तो स्क्वेयरिंग करना है, बट अगर ऐसे प्लस में आ जाए या कुछ मल्टीप्लाई में आ जाए तो स्क्वेयर नहीं करना। आपने क्या करना है, इस √2 को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको उधर लेके जाना है। ये प्लस का 6 है, इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये 6 उधर जाकर बन जाएगा माइनस। इसका क्या ले लूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम q और 1 का कितना आएगा, q आएगा। q के टेबल में q कितने पे आएगा, 1 पे, 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे p,
1 के टेबल में क्यू कितने पे आएगा, क्यू पे, तो ये बन गया 6 क्यू। अब ये 2 भी हटाना है, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर जाकर क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड भी बन गया। यहां तक पहुंचे, इसको अकेला छोड़ दिया। अब समझो क्वेश्चन में लिखना क्या है, एज P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं, ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है, हेंस P माइनस 6Q डिवाइड बाई 2Q इज अ रैशनल नंबर। भाई अगर राइट हैंड साइड में ऊपर नीचे दोनों ही इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर आ रहा है, नीचे भी इंटीजर आ रहा है, इंटीजर के डिवाइड में इंटीजर क्या बनता है, हमेशा एक रैशनल नंबर बनता है। तो यानी आपका ये नंबर क्या बन गया, इररेशनल, सॉरी रैशनल बन गया। बट वी नो √2 इज इररेशनल नंबर, बट हमें पता है जो √2 है वो इररेशनल नंबर है। इधर वाला नंबर क्या है, इररेशनल, और इधर वाला नंबर क्या है, रैशनल। ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, इररेशनल नंबर के बराबर में तो इररेशनल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एज्यूम किया था कि वो रैशनल है, वो रैशनल नहीं है, वो कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। बट वी नो √2 इज इररेशनल नंबर, हेंस आवर assumption is wrong, our assumption is wrong, hence 6 plus 2 √2 is irrational number। इररेशनल नंबर मतलब इसको हमने क्या किया, इसको रैशनल लेट किया, P बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, 6 को उधर ले गया, एलसीएम ले लिया, 2 को डिवाइड में ले गया। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये कैसी नंबर है, रैशनल, और इधर वाला नंबर क्या है हमारा, इररेशनल। अब इररेशनल और रैशनल दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत किया कि वो रैशनल है, assumption गलत है, hence our assumption is wrong, this number is a irrational number। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक बात। ये चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। आगे बढ़ता हूं मैं चैप्टर 2 के पास। चैप्टर 2 में क्या कहता है, चैप्टर 2, हाँ ये क्वेश्चन है चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 कौन सा, हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है। अब इस पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर क्या क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इन तीनों की मुझे जीरोज निकालनी है। और फिर कह रहे हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करो। पहले तो मैं ये बता देता हूं ये जीरोज निकालते कैसे हैं। अब जीरोज निकालने के लिए मुझे इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। इक्वल टू क्या रखना पड़ता है, 0। और इसकी मैं करने वाला हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे दो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 1 4 4 आए और प्लस करने पर भी 4 आए। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 4 1 4 आए, जिनको प्लस करने पर भी कितना आए, 4 आए। ऐसे दो नंबर, 2 और 2, 2 2 4 भी होता है, 2 + 2 4 भी होता है। तो मेरे नंबर आ गए 2 और 2। मैंने लिखा 4s², 2 के साथ भी s, दूसरे 2 के साथ भी s, और प्लस का 1 = 0। अब अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम आते हैं। सेम कौन सा, जो यहां पे लिखा हुआ है। अगर यहां माइनस है तो दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस। अगर यहां प्लस है तो दोनों के साथ क्या आएगा, प्लस। फिलहाल माइनस है तो दोनों के साथ क्या लगा दिया, माइनस। ध्यान रखना है, अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम आएंगे। कौन से वाले, जो यहां पर। अगर माइनस होता तो अलग अलग साइन आते, बड़े के साथ बीच वाला आता, छोटे के साथ दूसरा आता। फिलहाल तो प्लस है, दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस। इनमें से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन और s कॉमन। यहां बच गया 2s, यहां बच गया 1। यहां माइनस है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। इसमें से कॉमन क्या है, 1। यहां बचेगा 2s,
अगर बाहर माइनस ले रहे हो तो ये प्लस का बना लोगे माइनस, इक्वल टू 0। अब यहां से और यहां से फिर से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 2s माइनस 1 कॉमन दिख रहा है। यहां से बच गया 2s और यहां से बच गया -1 इक्वल टू 0। अब दो ऑप्शन है, या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है। अगर तो ये है तो 2s इज इक्वल टू 1 आ गया, s की वैल्यू आ गई 1/2। और अगर ये रखेंगे तो 2s इज इक्वल टू 1 आ गया, s इज इक्वल टू 1/2 आ गया। यानी दोनों केस में मेरे s की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये दो क्या आ गए मेरे पास? जीरो आ गए। जीरो फाइंड करने थे, जीरो तो मैंने फाइंड कर दिया। अब कह रहा है कि रिलेशनशिप भी फाइंड करो। याद करो रिलेशनशिप में मैंने बताया था कि दोनों जीरोस का जो सम है वो -b/a के बराबर आता है, और दोनों जीरो का प्रोडक्ट है वो c/a के बराबर आता है। ये बताया था। एक जीरो को मैं अल्फा ले लेता हूं, एक जीरो का नाम मैंने क्या रख लिया? बीटा। एक का किसी का भी अल्फा रख लो, किसी का भी बीटा। दोनों को जोड़ने पर -b/a आना चाहिए। ये बताता हूं b और a क्या होते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, दोनों को जोड़ लेता हूं, 1/2 और 1/2 को ऐड कर लेते हैं। तो ये तो बन गया 2/2 और कटिंग करके आ गया 1। दोनों को ऐड कर लिया, ये तो 1 आ गया। अब ये b क्या है? b का मतलब होता है कोफिशिएंट। ये जो s² का कोफिशिएंट है इसको तो बोलते हैं a, इसको हम बोलते हैं b। अगर माइनस है तो माइनस भी देना पड़ता है। और यहां पर जो कांस्टेंट है इसको लिखते हैं हम लोग c। तो क्या लिखेंगे? माइनस लिखा, b की जगह क्या है मेरा? -4। वो माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा? +4, और नीचे कितना आ जाएगा? 4। कटिंग कर दी, 1 आ गया। देखो जी, दोनों का सम किया, -b/a अपॉन निकाला, तो दोनों आंसर कितने आए मेरे? 1 आए। वेरीफाई होगा कि नहीं हो गया कि दोनों जीरो का सम करने पर इसके बराबर आएगा। इसका सम किया, ये भी 1 आया, इसको सॉल्व किया, ये भी 1 आया। होगी वेरीफाई। अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, प्रोडक्ट यानी 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा? 1/4। और अगर मैं c/a निकालूंगा, c कितना है मेरा? 1, और a कितना है मेरा? 4, तो यहां पर आ गया 1/4। तो ये भी 1/4 आ गया, ये भी दोनों इक्वल आ गए। हेंस वेरीफाइज द रिलेशनशिप। हेंस वेरीफाइज द रिलेशनशिप्स। ठीक है, ऐसे आपने जीरो निकालना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। उसके बाद एक को अल्फा एक को बीटा, दोनों को ऐड करो और -b/a निकाल के देखो, दोनों बराबर आने चाहिए। एक बार दोनों जीरो का प्रोडक्ट करो और c/a के इक्वल आने चाहिए। अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगर बोलेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई करो तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं। अब अगर इसका सेकंड पार्ट उठा के देखूं, सर इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बन रही है। ठीक है सर, आप कह रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? ये तो 2 ही नंबर है सर, यहां भी 2 नंबर है सर, इसका कैसे करेंगे? ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैंने बोला कि अगर जीरो निकालनी है तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। यहां से कॉमन देख लो क्या कॉमन है। एक तो 4 कॉमन है और एक u कॉमन आ रहा है। यहां से बचेगा u और यहां से बचेगा 2। 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 2 भी तो आता है, और इक्वल टू में आ गया 0। दो ऑप्शन आ गए, या तो ये 4u इक्वल टू 0 है या फिर ये u + 2 ये इक्वल टू 0। अगर ये रखेंगे तो ये 0/4 बन जाएगा और ये तो 0 बन गया। और अगर ये करते हैं तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। आगे की ना आगे दो आंसर। एक को मैं ले लेता हूं अल्फा, एक को ले लेता हूं बीटा। अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है कि दोनों जीरोस का जो सम है वो तो -b/a के बराबर आना चाहिए। तो दोनों जीरो को ऐड कर लेते हैं। पहली जीरो 0 है और दूसरी जीरो -2 है, तो ये बन जाएगा 0 - 2, ये तो -2 बन गया। बन गया। अब b/a, ये जो स्क्वायर वाला है ये तो है a, ये बिना स्क्वायर वाला है ये है b। अब कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब c कितना है मेरा? 0। तो लिख लेते हैं, माइनस लिखा, b की जगह 8 लिखा, a की जगह पर 4 लिखा, कटिंग कर दी 2 आ गया, ये भी -2 आ गया। देखो बराबर आए कि नहीं आए? आगे कि नहीं आगे?
अब दोनों जीरो का प्रोडक्ट देख लेते हैं, वो किसके इक्वल आना चाहिए, c अपॉन a के इक्वल आना चाहिए। दोनों जीरो को प्रोडक्ट करो, जीरो को -2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये तो जीरो आ जाएगा, जीरो से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो जीरो ही बन गया। c बाय a, c कितना है मेरा जीरो, और a कितना है मेरा 4, 0/4 क्या बन जाएगा जीरो, a के बराबर आ गया। तो हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे में आपको c जो है वो जीरो कंसिडर करना पड़ेगा और कॉमन लेकर दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। चलो आगे थर्ड पार्ट में देखें क्या कहते हैं, चल आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। अब यहां क्या प्रॉब्लम है, यहां पर मुझे मिडल टर्म नहीं दे रखी, यहां पे तीनों दे रखी थी, यहां पे कांस्टेंट नहीं है, यहां पे बीच वाली टर्म नहीं है, तो क्या करें। अब अगर ऐसा आ जाए तो इसको इक्वल टू जीरो तो पहले रखना ही पड़ेगा जीरो निकालने के लिए। आप क्या करो, इस 15 को लिखो √15 का स्क्वायर, लिख सकता हूं 15 को क्या लिख सकता हूं, √15 का स्क्वायर। यहां आइडेंटिटी बन गई हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार तो a और b को ऐड करोगे और एक बार a और b को क्या करोगे माइनस, इक्वल टू 0। दो ऑप्शन आ गए, दो ऑप्शन क्या आ गए, या तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है या फिर ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 है। अगर ये है तो t की वैल्यू आएगी -√15 और ये है तो t की वैल्यू आ गई √15। दो वैल्यू आ गई, दो ही आनी तो क्वाड्रेटिक है तो दो ही वैल्यू आएंगी। एक को मैं ले लेता हूं अल्फा, एक को क्या ले लेता हूं बीटा, रिलेशनशिप भी तो दिखानी है। तो दोनों जीरोस को ऐड करने पर -b अपॉन a के बराबर आना चाहिए और दोनों जीरो को प्रोडक्ट करने पर c अपॉन a के बराबर आना चाहिए। जीरोस को ऐड करते हैं पहले, पहली जीरो तो है -√15 प्लस दूसरी जीरो है √15, ये तो कट गया, ये तो कितना आ जाएगा जीरो, जीरो आ गया। तो अब यहां पे आ जाता है b पर, अब यहां पर इसके आगे कुछ नहीं है तो ये तो a लगा हुआ है, ये -15 ये तो कांस्टेंट टर्म है तो c है। अब b इन्होंने दे रखा तो b क्या लेना पड़ेगा, मुझे जीरो लेना पड़ेगा, मिडिल टर्म नहीं है ना। तो b मेरा आ गया जीरो और a कितना था 1, तो 0/1 आ गया जीरो, ये तो बराबर आ गए, आगे इक्वल। अगर मैं दोनों जीरो का प्रोडक्ट करता हूं यानी -√15 को √15 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये माइनस का 15 आ जाएगा, √15 दो बार है तो क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा। और c बाय a, c कितना है मेरा -15, a कितना है 1 और इसकी जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -15। देखो दोनों बराबर आए कि नहीं आए, रिलेशनशिप वेरीफाई होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जरूर करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। चलिए और क्या लिखा है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो अगर दूसरे का रेसिप्रोकल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, पॉलिनोमियल लिखी है k + 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x + 6k, ये तो पॉलिनोमियल दे रखी है और एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। लेट कर लेते हैं एक जीरो जो है वो कौन सी है, अल्फा है, जो दूसरी जीरो है वो क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, यानी एक अल्फा है तो दूसरी क्या है 1/अल्फा है। मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट वाला यूज करना है, कि जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आता है, -b/a के बराबर आता है, ये तो हमें पता है ना। अगर एक जीरो अल्फा है दूसरी जीरो 1/अल्फा है तो प्रोडक्ट लिख दो, इक्वल टू माइनस, अब b कितना है इसमें, ये जो x वाला कोफिशिएंट है ये तो b है और a क्या है, ये x स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है वो मेरा a है, लिख लिया। सॉरी गड़बड़ होगी मतलब ये थोड़ा सा डिलीट करिए बच्चे यहां से। हमें पता है जो जीरोस का प्रोडक्ट है, हमें पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो किसके बराबर आता है, c/a के बराबर आता है।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या लोगे, एक अल्फा है और एक 1/अल्फा है, इनका प्रोडक्ट लेना है, इक्वल टू सी कितना है हमारा 6k है और a कितना है हमारा k + 9, यही तो है, सी अपॉन ही होता है। यहां से अल्फा क्या कर सकता हूं, कट, 1 = 6k अपॉन k + 9, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा k + 9 इक्वल टू में आ गया 6k, k वाले एक तरफ कर लेते हैं और बिना k वाले एक तरफ कर लेते हैं, ये बन गया -5k इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू आ गई 9/5। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि प्रोडक्ट एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आपको प्रोडक्ट से चलना है। अगर बोल दें कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी एक अल्फा है तो दूसरी क्या है -अल्फा है, तो फिर आपको सम ऑफ जीरोस पे जाना पड़ेगा, तो वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, वहां से k निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आता है तो। अगर रेसिप्रोकल बोला तो एक अल्फा दूसरी 1/अल्फा, तो प्रोडक्ट पे काम करना है, अगर नेगेटिव दिया है तो फिर जीरोस के सम पे काम करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर करना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल दिस हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जीरोस का सम है इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, ये बताओ जी जीरोस का सम निकालते कैसे हो, -b/a से निकालते हो, इक्वल टू 1/2, और जीरोस का प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, c/a से निकालते हो। तो मैंने ऐसे ही रख दिया। क्या ये नीचे वाले a से ये नीचे वाला a काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं, बचा क्या -b = c/2 बच गया। अब b बताओ कितना है, ये सारा जो x का कोफिशिएंट है ये सारा क्या है मेरा b है, इसमें -b आएगा, ये माइनस है ये माइनस है तो बन गया प्लस, k + 6 आ गया, इक्वल टू c की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये सारा लिखना पड़ेगा c की जगह, 2 इंटू में 2k - 1 और डिवाइड बाय 2, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, k + 6 = आ गया 2k - 1, k वाले एक तरफ कर लो, इधर ले आते हैं, माइनस का 2k बन गया, और ये 6 इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 6 बन गया, तो माइनस का 1k, ये तो आ गया माइनस का 1k = आ गया -7, k की वैल्यू आ गई 7, ये मेरा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बच्चों जरूर तो करने ही करने हैं, प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इनमें से कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे, नहीं तो इसके जैसा ही कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगे बढ़ता हूं, इस कड़ी को बढ़ाते हुए भाई आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये तो बस यूं लगा लो, ये तो पक्का मतलब पक्का आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और इस क्वेश्चंस के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, 11 पार्ट है, 11 में से कौन सा क्वेश्चन उठ के आएगा फाइनल में भी ऐसा ही होगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठ के आएगा, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दी है, आप जाके उस वीडियो को जरूर चेक कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आएगा, वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो मैं इसलिए क्योंकि बहुत बड़े पार्ट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इन क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके इसके लिए जरूर देखें, मैं आगे क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, चलिए ये आपके लिए है, ये अगली वीडियो में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, चेक करें। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाह रहा है, if alpha beta are the zeros of this polynomial, find a polynomial whose zeros are alpha + 1 and beta + 1। भाई इसके जीरो तो अल्फा और बीटा है, मुझे ऐसी पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके जीरोस अल्फा + 1 है और बीटा + 1 है। ठीक है, ये बताओ जी अगर इसके जीरो अल्फा बीटा है तो क्या मैं यहां से अल्फा + बीटा निकाल सकता हूं,
किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, माइनस लिखा, b कितना है, ये 1 तो क्या बन जाएगा a, ये -1 क्या बन जाएगा b, और ये -2 क्या बन जाएगा c। तो ये माइनस लिखा, b की जगह माइनस है तो +1 बन गया, और a कितना है वो भी 1 है, तो दोनों का जीरोस का सम आ गया +1। अब दोनों का प्रोडक्ट भी निकाल लेता हूं, वो किसके इक्वल होता है, c अपॉन a के। c कितना है मेरा -2 और a कितना है 1, तो मेरा प्रोडक्ट आ गया -2 आ गया। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी अपना आंसर निकालने में। जो जीरो गिवन थी, जो पॉलिनोमियल गिवन थी, उसका मैंने सम निकाल लिया, उसका मैंने प्रोडक्ट निकाले, उसका निकाला। अब कह रहे ऐसी पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस ये है। अब याद करें कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो पॉलिनोमियल निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला बताया था। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, और प्लस में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब है जीरोस का सम, पी का मतलब है जीरोस का प्रोडक्ट। अब मुझे ऐसी पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें जो जीरोस का सम आए। अब जीरो कौन कौन सी है, एक अल्फा +1 है, एक बीटा +1 है, तो मुझे इन्हीं का सम करना पड़ेगा। तो अल्फा +1 और बीटा +1 का सम चाहिए, साथ में एक्स प्लस, और दोनों का प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट भी चाहिए। यही तो फॉर्मूला लगाऊंगा। ऐसी पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस ये हैं, तो जीरोस का सम ले लिया, जीरोस का प्रोडक्ट भी ले लिया। देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर लिखा माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा तो ऐसे का ऐसे ही, 1 और 1 कितना बन गया 2, साथ में आ गया एक्स माइनस प्लस, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से करेंगे अल्फा, 1 को बीटा से करेंगे बीटा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब जो ये वैल्यू निकाली थी, क्या मैं यहां पे पुट करके वैल्यू निकाल सकता हूं, देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर लिखा माइनस लिखा, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 1, ये 1 आ गया, प्लस में 2 है, साथ में एक्स है, प्लस अल्फा बीटा क्या है -2, ये अल्फा बीटा की जगह लिख लिया -2 प्लस, ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, और ये प्लस का 1 तो दे रखा है, ये वाला बस सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 1 प्लस का 2 बनेगा प्लस का 3, तो ये -3x आ गया, ये -2 है, और ये 1 और 1 कितना बन गया 2, ये कट गए, तो मेरे पास पॉलिनोमियल आ गई एक्स स्क्वायर -3x। यही मेरा आंसर है। यानी इस पॉलिनोमियल से तो मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए, और इस पॉलिनोमियल के लिए मुझे दोनों जीरो जो दे रखे हैं उनका एक बार सम करना है, एक बार प्रोडक्ट करना है। जो वैल्यू यहां से आई है वो वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी दूसरा क्वेश्चन कोई भी टीचर डाल सकता है, जरूर करना है। ठीक है, चलो आगे, नोट कर लिया होगा, चलो बढ़ो आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। अब आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये क्वेश्चन तो पेपर में जरूर पूछा जाता है। कहते हैं जी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। आपने इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद आपको एक ट्रायंगल बनेगी। मैं बताता हूं क्या करना है इसका। सबसे पहला काम क्या है, मुझे इनका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। और वो कैसे निकालोगे, आप क्या करो, किसी एक वेरिएबल को यही रख लो, बाकी सबको उधर ले जाते हो। ये माइनस का y उधर जाकर बन गया प्लस का y, ये प्लस का 1 उधर जाकर बन गया माइनस का 1। अब मैं क्या करने वाला हूं, y की वैल्यू निकाल दूंगा, y की वैल्यू पुट करूंगा, कुछ भी पुट कर लो,
पर आपका आंसर जो है वो सही आना चाहिए। आप y की जगह कुछ भी रख लो, चलो मान लो मैंने 0 रखा, अगर मैं 0 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा -1। अगर मैं ये 1 रखता हूं तो 1 -1 कितना बन जाएगा 0। अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 -1 कितना बन जाएगा। इसमें तो सिंपल है, y की वैल्यू रखो x आता जाएगा, एक के सॉल्यूशन आ गए। इसके लिए क्या करोगे, आपने 3x को यही रखा, बाकी को उधर ले जाओ, ये प्लस का 2y उधर जाकर माइनस का 2y, और ये माइनस का 12 उधर जाकर प्लस का 12। अब ये तो 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर क्या बनने वाला है डिवाइड, ये 3 इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, y की एक वैल्यू कम से कम ढूंढ लो कि ऊपर वाले को सॉल्व करो और वो पक्का पूरा 3 से डिवाइड हो जाए। फ्रैक्शन में कोशिश करो आपका सॉल्यूशन ना लेके आओ, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा सॉल्यूशन गलत है, सही होगा, बट ग्राफ में दिक्कत आएगी। आप ऐसा कोशिश करो कि आपका आंसर पूरा पूरा आ जाए, यानी 3 से वो ऊपर वाला नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो मैंने y की जगह पे 0 रख दिया, y की जगह पे क्या रख दिया 0। अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये 2 0 0 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2 0 0, 0 में ये बन गया 12/3, तो ये बन जाएगा 4। मतलब मेरी जो दूसरी टेबल बन रही है इसमें अगर मैं y की जगह 0 रख रहा हूं तो x कितना आ रहा है मेरा 4 आ रहा है। x कितना आ रहा है 4। अब ज्यादा ढूंढना नहीं है, आपको एक नंबर मिल गया 0, आपने देखा 0 रखा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब अगला नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जो आपको एक नंबर 0 मिल गया ना, इसमें डिनोमिनेटर ऐड कर दो। अगर डिनोमिनेटर 3 है तो 3 ऐड कर दो, 5 है तो 5 ऐड कर दो, 4 है तो 4 ऐड कर दो, 2 है तो 2 ऐड कर दो। फिलहाल 3 है तो आप y की जगह पर 3 रख के देखो, देखो पूरा पूरा डिवाइड होगा। यहां पर 3 पुट करके देखो, -2, यहां पर 3 प्लस का 12 डिवाइड बाई 3, ये 3 2 बन गया माइनस का 6, ये 12 आ गया, ये नीचे 3 आ गया, ये बन गया 6/3, यानी कट के आ गया 2 आ गया। यानी जब मैंने x की y की जगह पे 3 रखा तो x कितना आ गया मेरा 2 आ गया, x कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा अगर मैं अब इस 3 में फिर डिनोमिनेटर जोड़ दो, y कितना आ जाएगा 6। अब जब यहां 6 रखोगे तो x कितना आएगा -2 के साथ में 6 प्लस में 12 डिवाइड बाई 3, ये तो बन गया -12 प्लस 12 डिवाइड बाई 3, ये तो 0 आ गया। 0/3 कितना होता है 0, ठीक है। तो अगर मैंने y की जगह पे 6 रखा तो x कितना आ गया 0 आ गया। तो ये सॉल्यूशन निकाल कर टेबल तो बनानी ही बनानी है। टेबल बनाने के बाद फिर आपको ग्राफ भी बनाना है, टेबल बनाने के बाद फिर आपको क्या बनाना है ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ भी बना देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, ये y एक्सिस होगी और ये हमारी x एक्सिस होगी, x एक्सिस होगी। यहां पे लिख दे x का पॉजिटिव, यहां पर आएगा x का नेगेटिव, यहां पर आएगा y का पॉजिटिव, यहां पर आएगा y का नेगेटिव। आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है, जो बीच में लाइन दे रखे होते हैं उसी के ऊपर ड्रॉ करना है। ये होता है 0, इधर आएगा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, इधर आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, इधर लेते हैं प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, इधर लेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। चलो और जरूरत पड़ेगी ले लें। पहले टेबल देखते हैं, जब x की वैल्यू -1 है तो y कितना है 0। जब x की वैल्यू -1 है तो y 0 है, तो ना तो ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, तो ये तो पॉइंट यहीं पर आएगा, पहला पॉइंट तो यहीं आएगा। दूसरा जब x 0 है, ये जो x है वो 0 कहां पर है यहां पर 0 है, तो y कितना है 1, तो कितना लेके जाना है 1 तक लेके जाना है। अगर 1 है प्लस का तो ऊपर जाना है, माइनस का होता तो कहां जाना है नीचे, तो वहीं पर आ गया। फिर x की वैल्यू जब 1 है तो y कितना आ रहा है 2, जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना आ रहा है +2, तो ये सामने आएगा। इनको आपने क्या कर देना है मिला देना है, इनको आपने मिला देना है। पहला बन गया। दूसरा, अब दूसरा ग्राफ बना लेते हैं।
जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना है 0। जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना है 0, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, यहीं पे पॉइंट बनेगा। दूसरा, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, तो ये यहां पर आएगा। तीसरा, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो यहीं पर आएगा। इसको भी मिला देते हैं, इसको भी तीनों को स्केल के साथ आपने मिला देना है, स्केल के साथ मिलाना है। मेरा गलत हो रहा है, 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 गलत हो रहा है। दोबारा बना देता हूं, कुछ ऐसा बनेगा। स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, मेरे पास स्केल नहीं है तो इसलिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो कहते हैं जी ग्राफ बनाओ, हमने ग्राफ बना दिया, दोनों ग्राफ बना दिए, टेबल बना दी, फिर दोनों का ग्राफ बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। कोऑर्डिनेट निकालने हैं कि भाई ये लाइन और एक्स एक्सिस जो ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ट्रायंगल तो यही बना रहे, एक्स एक्सिस और ये दोनों लाइन जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसको शेड करो। मैंने शेड कर दिया। और कहते हैं जी जो ये ट्रायंगल बनेगी इसके कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो ये बताओ जी इसके कोऑर्डिनेट क्या थे। अब ये मेरा सही नहीं बन रहा, तो ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा, x का आएगा 2, y का आएगा 3। x का 2 है, y का कितना है 3। ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, x का है 4, y का है 0। इसके कोऑर्डिनेट x का है -1, y का कितना है 0। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स भी आपको निकालने हैं। अगर पेपर में ये पूछ लें कि भाई ये लाइन, और अगर यहां पर x एक्सिस की जगह पर लिखा होता y एक्सिस, तो मैं क्या करता, ये लाइन और y एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा फिर वो ये बनता, फिर मैं इसको शेड करता। अगर वो y एक्सिस बोलेंगे तो ये ऊपर वाला बनेगा, अगर x एक्सिस बोलेंगे तो फिर ये नीचे वाला बनेगा। इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यानी पहले आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाकर जहां पर ये दोनों लाइन कट करती हैं, x एक्सिस बोल रहे हैं तो x एक्सिस के साथ रीजन शेड कर दो, अगर y के साथ बोल रहे हैं तो y के साथ रीजन शेड कर दो, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बात, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकल जाएंगे। चलो आगे बढ़ूं, पक्का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पेपर में पूछा जा सकता है, फाइनल में भी आ सकता है। चल आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन में। ये एजिज वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, एजिज वाले जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आते हैं। क्या है एजिज वाले क्वेश्चन में, क्या लिखा है, 5 years हेंस, आज से 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके बेटे से 3 गुना हो जाएगी, वो भी कब, आज से 5 साल बाद। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। आज से 5 साल पहले जैकब की एज उसके बेटे की एज से 7 गुना ज्यादा थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। दो लोगों की बात हो रही है, एक जैकब और एक उसका बेटा, उनकी एजेस की बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लेट करना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज हमने ले ली x years, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटे की एज ले ली हमने y years। पहले कहां बोल रहे हैं, 5 साल हेंस, हेंस होता है बाद में, 5 साल बाद, तो हम भी बात चलते हैं 5 साल बाद। 5 years हेंस, आज अगर जेकब x ईयर का है तो बताओ आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 5 years का हो जाएगा। और जो बेटा है, आज अगर y years का है तो 5 साल बाद 5 साल का हो जाएगा। जब भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें विल बी, इज, वॉज का मतलब होता है इक्वल टू। क्या कह रहे हैं अब, 5 साल बाद जेकब विल बी,
जेकब की एज विल बी का मतलब इक्वल टू 3 टाइम उसके बेटे की एज। जेकब एज विल बी 3 टाइम बेटे की एज। यहां से क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को y से करेंगे 3y, 3 5 15। ये y को मैं उठा के इधर ले आता हूं, माइनस का बन गया, और ये प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का बन जाएगा। तो एक इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये तो आ गई एक इक्वेशन। कब की बात कर रहे थे, 5 साल बाद। अब कहां चलना है, 5 साल पहले, तो वो भी लिख लेते। 5 years ago, 5 years ago। आज अगर जैकब x साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, x माइनस 5 ईयर्स का। बेटा आज अगर y ईयर्स का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 का रहा होगा। अब 5 साल पहले जैकब वॉज का मतलब इक्वल टू, जैकब वॉज मतलब इक्वल टू 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, 7 टाइम उसके बेटे की एज। जैकब वॉज 7 टाइम हिज बेटे की एज। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को y से करेंगे 7y, 7 5 35। y को इधर ले आते हैं, ये प्लस का 7y इधर जाकर माइनस का बन गया, ये माइनस 35, ये माइनस का 5 इधर जाकर प्लस का 5 बन गया। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये क्या बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस दो इक्वेशन बन गई, इसको एलिमिनेट कर लोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे। एक्स आ जाएगा जैकब की एज, सन आ जाएगा वाई की एज। ठीक है बात, निकाल लोगे ये तो सोल्व कर ही लोगे। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिस मर्जी मेथड से करो, आप किसी भी मेथड से इसको एलिमिनेट कर सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, जैकब की एज आ गई, उसके बेटे की एज भी आ सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा करना है। चलो आगे, क्लियर हुआ क्वेश्चन के नहीं हुआ, पक्का ना? चलो आगे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। और क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। एक्चुअल में बच्चे एग्जांपल तो पढ़ते ही नहीं है, तो मैंने एग्जांपल से क्वेश्चन उठाया जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्संस इज 9:7। दो लोग हैं, उनकी जो इनकम है उनका रेशियो 9:7 है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। इनकम का रेशियो कुछ और है, खर्चे का रेशियो कुछ और है। अगर दोनों 2-2 हजार रुपए भी बचा लेते हैं, बताओ उनकी मंथली इनकम कितनी है। रेशियो दे रखा है, तो क्या मैं रेशियो के हिसाब से लेट कर लूं, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन की जो इनकम है एज पर रेशियो, एक को ले लेता हूं 9x, एक की ले लेता हूं 7x। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, इनकम ले लिया। अब इनकम का रेशियो था तो मैंने x ले लिया। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो लूंगा तो मैं x नहीं लूंगा, मैं कुछ और लूंगा। एक्सपेंडिचर इधर लिख लेता हूं, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन, चलो 4y ले लेता हूं, और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन एज पर रेशियो क्या ले लेता हूं, 3y। अब इनकम इतनी है, खर्चा इतना है। अगर इनकम में से ये खर्चा माइनस कर दूं तो कितने बच रहे हैं उसके पास, 2000 रुपए बच रहे हैं। भाई अगर फर्स्ट पर्सन में से 9000 उसकी इनकम है, 9x उसकी इनकम है, 9x में से खर्चा माइनस कर दूंगा तो बाकी के जो पैसे बचेंगे वही तो सेविंग है उसकी। ये तो बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे सेकंड का निकाल लेते हैं। सेकंड पर्सन की इनकम है 7x और खर्चा कर दिया उसने 3y। 7x में से 3y माइनस करते हैं तो कितनी सेविंग कर रहा है, वो भी 2000 सेविंग कर रहा है। ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं, या तो x के कोफिशिएंट बराबर कर लेता हूं या y के बराबर कर लेता हूं, किसी एक का कर लो। ऐसा कर लेता हूं, y के बराबर कर लूं, y के बराबर कर लेता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 4 से, सारे को करना होता है। तो ये बन जाएगा 9 3 27x, 4 3 12y और 3 2 6000।
4 से कर लेते हैं। 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8000। अब मैंने y वाले कोफिशिएंट बराबर कर लिए, साइन सेम आ गया तो काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट में नीचे वालों के साइन क्या करने पड़ते हैं, चेंज। ये तो कट गया, ये तो आ गया माइनस का 1x, ये आ गया माइनस का 1000, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, x की वैल्यू सॉरी 2000 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2000। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, उन्होंने तो इनकम पूछा है। अगर इनकम ही पूछा है तो मुझे तो बस x से कम चल जाएगा, y की जरूरत तो है ही नहीं मुझे। अगर वो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पूछते तो मैं y की भी निकालता। अब उन्होंने पूछा ही नहीं तो क्यों निकालना है। अगर उन्होंने x निकाल दिया तो बस इनकम की बात करेंगे। इसका मतलब जो फर्स्ट पर्सन की इनकम है, फर्स्ट पर्सन इनकम इज इक्वल टू 9 इंटू 2000। x की वैल्यू 2000 आई है तो पहले पर्सन की इनकम आ गई 18000 और दूसरे पर्सन की जो इनकम आ गई वो आ गई 7 इंटू 2000, वो आ जाएगी 14,000 रुपीज। तो ये ध्यान रखना, अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता तो मैं y भी निकालता, बट उन्होंने पूछा नहीं है तो x निकाल दिया, x निकाल के यहां से काम बना दिया। यही मेरे दोनों आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछते हैं टीचर्स, ध्यान से जरूर करना है। चलो आगे चलिए और देखते हैं और क्या क्वेश्चन कहता है, और देखते हैं क्या कहता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर है, अब 2 डिजिट नंबर मान के चलते हैं, कोई भी हो सकता है 2 डिजिट नंबर। सपोज करते हैं मेरे पास 2 डिजिट का नंबर है 81। इस पहले वाले डिजिट को क्या बोलते हो, वंस प्लेस, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस, ऐसे बोलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा क्वेश्चन आता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मेरे पास 2 नंबर का, 2 डिजिट का एक नंबर है जिनके डिजिट का सम 9 है, जिसके डिजिट का सम 9 है। अब जहां भी आपको ऐसा 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आए ना तो 4 लाइनें तो लिखनी ही लिखनी है, कुछ समझ आए ना आए। 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है तो 4 लाइनें तो लिख ही लो। क्या लिखना है वो 4 लाइनों में, एक तो आपने लेट करना है कि जो वंस प्लेस का डिजिट है, वन प्लेस का डिजिट है वो x है, और टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो हमने क्या लेट करना है, y। हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर, एक तो निकालना है ओरिजिनल नंबर और एक निकालना है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स आ जाए, इंटरचेंज आ जाए, एक ही बात है। ये 4 चीजें तो निकाल के रख ही लेनी है। अब वो कैसे निकालोगे, याद करो छोटी क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म की हुई है। जैसे अगर आपको 231 बोलते थे तो तुम इसको कैसे लिखते थे, 2 की मल्टीप्लाई 100 से, 3 की मल्टीप्लाई 10 से और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, ऐसे करते थे अगर 3 का होता तो। अगर ये 2 डिजिट का होता तो 3 को मल्टीप्लाई 10 से और 1 को मल्टीप्लाई 1 से, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो जब मैं ये ओरिजिनल नंबर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, जो टेंस प्लेस का नंबर होगा, जो टेंस प्लेस का नंबर होगा उसको तो 10 से मल्टीप्लाई, और जो वंस प्लेस की डिजिट होगी उसकी 1 से मल्टीप्लाई। मतलब 10 की मल्टीप्लाई करनी है टेंस वाले से और 1 की मल्टीप्लाई करनी है वंस वाले से। अब ये टेंस प्लेस का नंबर कौन सा है, y, 10y बन गया, और वंस प्लेस का नंबर है x, तो ये x बन गया। और अगर रिवर्स कर दे तो ये उल्टा हो जाएगा, वंस वाला आगे आ जाएगा, टेंस वाला पीछे चला जाएगा। जैसे 81 है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 10x और प्लस में आ जाएगा y। नंबर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ये तो निकाल ही लो, क्वेश्चन तो बाद में पढ़ लेना। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन। अब हमने ये 4 लाइनें तो लिखी दी, अगर 4 लाइनें लिख दी हैं अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि जो ये डिजिट्स हैं इनका सम 9 है, इसका सम क्या है 9। ये आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आगे फर्स्ट। दूसरा 9 टाइम दिस नंबर, दिस नंबर का मतलब है ओरिजिनल नंबर,
9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, किसका ट्वाइस, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इसका ट्वाइस के बराबर है। फिर से बोल रहा हूं, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। आ जाएगा, यहां से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, बना लेते हैं। 9 टेंजा बन गया 90y, 9 को x से करेंगे 9x इक्वल टू 2 को 10 से करेंगे 20x, 2 को y से करेंगे 2y, दोनों को इधर ले आते हैं। 90y प्लस 9x, ये 20 तक जाकर बन जाएगा माइनस 20x, ये बन जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 9 माइनस का 20 बन गया माइनस का 11, ये प्लस का 90 माइनस का 2 ये बन गया प्लस का 88 इक्वल टू 0 बन गया। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट से और सेकंड से आपको x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू निकालकर यहां पुट कर दोगे, आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत कहां तक आती है, इक्वेशन बनाने तक प्रॉब्लम आती है। इक्वेशन एक बार बन गई, आगे तो एलिमिनेट ही करना है, ये y रह गया हमारा, एलिमिनेट ही करना है। जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहां x का कोफिशिएंट 11 है, तो इसको क्या कर लोगे, 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे, कर दो क्या, 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11x, ये 11y इज इक्वल टू आ गया 99, इसको नीचे रख लेते हैं माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब x के कोफिशिएंट मैंने बराबर कर लिए, दोनों का साइन पहले से ही अलग अलग है, तो कुछ भी आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐड करोगे और ऐड में तो साइन चेंज नहीं होते। ये कट गया, ये आ गया 99y इज इक्वल टू 99 और y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 1। ये वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लोगे तो x आ जाएगा आपका 8, x आ जाएगा 8। इसका मतलब लास्ट में यहां पे लिख देता हूं, ओरिजिनल नंबर निकालना था तो ओरिजिनल नंबर निकाल देंगे, y की जगह पे यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, y की जगह पे 1 और प्लस में 8, तो ये आ गया 10 प्लस 8, आंसर आ गया 18। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से जरूर करना ही करना है, जरूर करना है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ूं फटाफट, चलिए, चलो जी शाबाश। देखा ना, अब दिक्कत हो रही है ना पढ़ने में, पहले तो अगर 6 महीने में पढ़ लेते तो इधर दिक्कत ना आती। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब सर लगातार बैठना पड़ रहा है, सर ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है सर, देखनी भी तो पड़ रही है। भाई बैठना तो पड़ेगा, आप चाहे 2 बार में वीडियो देखो, 3 बार में देखो। अब जब आप पूरे 6 महीने मौज कर लिए ना, तो बेटे अब थोड़ा सा अगर सेक्रीफाइस कर भी दोगे, दोस्तों को छोड़ भी दोगे अभी फिलहाल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटे नहीं हो जाएंगे, तुम्हारी सेहत डाउन नहीं हो जाएगी। तो बस ये ध्यान रखो कि भाई पढ़ना तो है, ये क्वेश्चन तो जरूर करने ही है, अगर स्कोर करना है तो जरूर करना ही पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अक्सर पेपर में टीचर पूछते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चे को क्या डिफिकल्टी आती है, ये देख के लगता है कि सर इसमें कोफिशिएंट मुझे बराबर करने पड़ेंगे, सर या तो x का करूंगा या किसका करूंगा, y का, ऐसी माइंड में आता है। तो सर x का और y का दोनों का बराबर अगर मुझे करना है x के भी, तो इसको 378 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, सर इसको 152 से कर लूंगा, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा क्वेश्चन ऐसा करने से, ज्यादा ही बड़ा तो हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डिजिट्स आपके बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो इसका एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ट्रिक क्या है, आप क्या करो, इन इक्वेशन को पहले ऐड कर लो, एक बार ऐड कर लो, एक बार क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड कर लेते हैं पहले, तो पहले ऐड कर लेते हैं, फिर क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मैं यहां भी लिख देता हूं, मैं यहां भी लिख देता हूं, -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज तो नहीं करते, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे, तो चेंज नहीं करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा।
8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, ये 2, तो ये माइनस का 226x आ गया। ये भी माइनस का है, ये भी प्लस का है, तो इनको भी माइनस करेंगे। ये दोनों माइनस के हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया माइनस का 678। यहां से 226 कॉमन पकड़ लो, ये बन गया माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 678। ये जो 226 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाकर बन जाएगा डिवाइड, और ये डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, ये 3 पे आएगा। तो माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया -3। इसको लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार ऐड कर लिया, ऐड करके जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी उसको मैं लूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड करके। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों प्लस के बन गए। अब इनको ऐड करना पड़ेगा। 8 और 2 10, 7 5 12, 13, 3 4 5। ये भी दोनों माइनस के हैं, इनको भी ऐड करना पड़ेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। ये 530 आ जाएगा माइनस करके। यहां से 530 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बच गया इक्वल टू 530 आ गया। ये 530 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 530 डिवाइड में आ गया, ये 1 आ गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखो कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए। बस ये देख लो कि जब ये बड़े बड़े नंबर आते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो एक बार ऐड कर लो, एक बार क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐड करने से एक इक्वेशन आएगी, सब्ट्रैक्ट करने से एक इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। अब तो निकल जाएगी आगे, तो अब तो निकल जाएगी ना आगे। तो ये क्वेश्चन भी जरूर करना है। ये भी क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पेपर में डाल ही देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चैप्टर कितने हो गए हमारे, 3 चैप्टर हो गए। अगला चैप्टर पढ़ते हैं।